वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबको शुभ विजयदशमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो कि है एक बहुत ही मार्की इन्वेस्टर विजय केडिया करके है, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी के बारे में। ठीक है, अभी देखिए जितने भी इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जैसे विजय केडिया का नेटवर्थ लगभग लगभग 1800 करोड़ का है। तो उस लेवल का बड़ा इन्वेस्टर जो एकदम जीरो से लेके वहां तक गया है, उसका अगर हम लोग बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी को फॉलो करेंगे, उसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं भी करें तो भी मतलब उससे एक सेंस हम लोगों को मिलेगा, जो हम लोग अपने खुद के इन्वेस्टमेंट जर्नी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो इनके बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। तो ये जो है, ये कोलकाता में एक बड़ा बाजार बोल के जगह है, जो एकदम हेवीली कॉन्जेस्टेड है एवं काइंड ऑफ स्लम एरिया टाइप है। ठीक है, वहाँ पे ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। और फिर बाद में जाके ये जो है फिर मुंबई गया, फिर मुंबई में जाके धीरे धीरे करके एनएसी बीएससी का वो, जब उस टाइम पे तो वहाँ पे वो डायस में जाके भी स्टॉक वॉक लेना होता था, मतलब ऐसे पेपर्स में। उस टाइम से ये धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया। फिर आज जाके इसके पास लगभग 1800 करोड़ का नेटवर्थ है, मतलब कमेंडेबल है। और मतलब इनके जो कहानी है वो भी बहुत, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही इंस्पायरिंग है। ये जहाँ जिस स्लम में रहता था, वहां पे एक छोटे से टॉयलेट में ये लोग 21 लोग वो टॉयलेट को शेयर करता था। और मतलब खुद का भी मतलब खाने पीने का भी उतना अच्छा बंदोबस्त नहीं था, बहुत ही पोर बैकग्राउंड से आते हैं। फिर जाके ये एक सेल्फ मेड बिलियनियर बना। तो ऑब्वियसली कुछ हो ना हो, इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है हम लोगों के पास। तो अभी तो आते हैं कि इसके जो मेन फिलोसॉफी है इनके, तो ये फिलोसॉफी का नाम है स्माइल। ठीक है, तो एस जो है, ये स्टैंड फॉर स्मॉल इन साइज, मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप है वो छोटा होना चाहिए। अभी देखिए आज के जमाने में जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, रिलायंस, ये सब 20 लाख करोड़ रिलायंस का मार्केट कैप है। तो रिलायंस का मार्केट कैप यहाँ से बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल है, राइट? तो हम लोगों को चाहिए छोटे छोटे अच्छे कंपनी, उसी में ज्यादा रिटर्न बनता है, नंबर वन। अच्छा, एम फॉर आता है मीडियम इन एक्सपीरियंस, मतलब कि मिनिमम 10 से 15 साल का एग्जिस्टेंस उस कंपनी, मतलब 10 से 15 साल पहले वो फॉर्म हुआ, फिर 10 से 15 साल तक वो एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि शट डाउन हो गया। इसमें क्या पता चलता है ना, मतलब उसका जो क्या बोलेंगे, रोबस्टनेस है या फिर उसका जो कंसिस्टेंसी है वो पता चलता है, उसका मैनेजमेंट का भी मतलब अच्छे से पता चलता है कि कैसे मैनेजमेंट रन कर रहा है कंपनी। अच्छा, फिर आते हैं एल। एल फॉर लार्ज इन एस्पिरेशन, मतलब देखिए एक छोटा कंपनी है ना हमारा, तो छोटा कंपनी को एक बड़े जो मार्केट लीडर टाइप कंपनी है उसके साथ compete करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे आप टाइटन और सेनको को ही देख लो, मतलब सेनको टाइटन से थोड़ा ज्यादा पेस में ग्रो कर रहा है, ये तो सही बात है। बट सेनको का जो मार्जिन है या फिर जो प्राइसिंग पावर है, वो टाइटन के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, टाइटन अपने मेकिंग चार्ज पे ही 20-30% लेता है, बट वो कभी भी एक छोटे ज्वेलर नहीं कर पाएगा। बट मैं, मेरा छोटे कंपनी जो है उसके एस्पिरेशन ऐसा होना चाहिए कि वो बाद में जाके अभी का जो करंट मार्केट लीडर है उसको डिस्प्लेस करके खुद मार्केट लीडर बनेगा। तो ये भी तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और ई फॉर एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल, मतलब मेरे कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का ही अगर फ्यूचर ग्रोथ ह्यूज है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस कंपनी का भी मार्केट पोटेंशियल जो है वो ह्यूज है। तो इस बेसिस पे अगर आप कोई भी कंपनी को सिलेक्ट करोगे, तो क्या होगा कि आपको जो रिटर्न्स है वो अच्छा बनेगा, और मतलब आउटसाइज्ड रिटर्न इन्हें यूनिक वे बन सकता है। अभी साइज क्यों मैटर करेगा? अभी ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे देखिए दो कंपनी में लिया, सपोज ए एक कंपनी है और एक बी कंपनी है। ए का मार्केट कैप 1000 करोड़ है और बी का 1 लाख करोड़ है। अभी देखिए ए कंपनी में अगर 1000 करोड़ का फ्रेश बाइंग आया, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्टॉक डबल हो जाएगा। ठीक है, मैं मान लो कि आज के दिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूँ कंपनी ए में, आज के दिन इसका मार्केट कैप 1000 करोड़ है। कब जाके इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ आएगा? जब 1000 करोड़ का न्यू बाइंग मेरे स्टॉक पे आएगा। गॉट इट? बट अगर आप सोचो कि मेरा अगर मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है,
तो मेरे को अगर डबल होना है मतलब 1 लाख करोड़ का न्यू मनी मेरे स्टॉक में आना पड़ेगा, तभी मेरा कंपनी डबल होएगा। बट अगर 1 लाख करोड़ का ये इसमें आ गया, तो आप सोच सकते हो ना, ये कंपनी ही 100 गुना 110 गुना हो जाएगा, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल होना जरूरी होता है। और स्मॉल कंपनीज का जो रिटर्न्स होता है वो भी मतलब थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई होता है। अभी मीडियम इन एक्सपीरियंस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो केडिया जी क्या बोलते हैं कि मैं तो 3-4 साल पहले कोई भी कंपनी को ट्रैक करता हूँ, फिर भी उसमें एक पोजीशन साइजेबल बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर 10-15 साल का एग्जिस्टेंस है, तो वो पहले जितना भी इकोनॉमिक बोलो या फिर इंडस्ट्री ओरिएंटेड हेडविंड्स है उसको लिया है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे कोविड कोविड में सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गया। फिर जब कोविड का जो लो था, वहां से मेरा कंपनी कैसे रिबाउंड कर रहा है, मेरा बिजनेस कैसे रिबाउंड कर रहा है। अगर अच्छा रिबाउंड कर रहा है, इसका मतलब मेरा मैनेजमेंट का क्वालिटी अच्छा है। वो मैनेजमेंट जो है मेरे बिजनेस को अच्छी तरीके से टर्न अराउंड कर पा रहा है बैड टाइम से गुड टाइम में। अच्छा, ये एक हुआ। अभी लेट से एक इंडस्ट्री हेडविंड का बात करते हैं, जो हुआ था डीमोनेटाइजेशन के टाइम। उस टाइम पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब एनबीएफसीज में अगर आप देखोगे तो मतलब बैड टाइम चला था। बट उस टाइम पे भी आप देखो, बजाज फाइनेंस वगैरह वहां से जब रिबाउंड हुआ तो सबसे फास्ट रिबाउंड हुआ। इससे क्या पता चलता है कि बजाज फाइनेंस का मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है। अच्छा, और एक चीज हम लोगों को देखना है कि पास्ट में जाके इनका मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वो क्या बोल रहा है वो सुनना है। अभी लेट से 2 साल पहले वो बोला कि 2 साल बाद हम लोग इतने रेवेन्यू करेंगे। फिर आज के दिन मुझे देखना है कि वो जो पास्ट 2 साल पहले का गाइडेंस है वो मीट कर पा रहा है कि नहीं। जैसे सीएमएस इंफो सिस्टम्स करके एक कंपनी, जो कि मैं अपने चैनल में भी कवर किया, उसमें आप देखोगे तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 25 में हम लोग 2500 से 2700 तक 2700 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, ठीक है। और जो कि वो मतलब शुरू में ही अचीव कर लिया, बहुत ही एक अच्छे साइन माना जाएगा ये चीज। तो ये हो गया। अभी लार्ज एस्पिरेशन का क्या पॉइंट है, देखिए, कोई भी कंपनी अगर उसके अंदर भूख है ना, ग्रोथ का भूख है, तो वो क्या करेगा, वो बड़े बड़े सपने देखेगा। और बड़े सपने के बिना कभी भी हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको वो कंपनी का जो मैनेजमेंट का कॉन कॉल में जो सीईओ वगैरह आंसर्स देता है, उसमें वो ऐसे कुछ नंबर्स बोलेगा तो आपको लगेगा ये तो झूठ बोल रहा है पाती, ठीक है। बट बाद में जाके वो नंबर अगर वो अचीव नहीं भी किया, उसका क्लोज भी गया, तो भी मार्केट उसको सुपरली रिवार्ड करता है, क्योंकि ये कंपटीशन है। देखिए, सेम सेक्टर में मान लीजिए, लेट से एक एफएमसीजी सेक्टर का बात करते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में एक साइड पे है नेस्ले और एक साइड पे है एक मिसेस बेक्टर फूड बोल के। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है मिसेस बेक्टर फूड। तो जहाँ पे मतलब नेस्ले लोअर सिंगल डिजिट या फिर 6-7% का ग्रोथ करने में रो देता है, वहां पे मिसेस बेक्टर मतलब अराउंड 17 to 20% के रेंज में अपने रेवेन्यू को बढ़ाता है, कभी कभी इससे भी बेटर। तो इसके मतलब क्या है कि ये जो है रेस में नेस्ले को हरा रहा है। इसके मतलब क्या होता है कि मार्केट शेयर नेस्ले से शिफ्ट होके बेक्टर फूड के पास जा रहा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए लार्ज एस्पिरेशन होना जरूरी होता है। और जिनके पास लार्ज एस्पिरेशन होगा वो आप कैसे पता करोगे, उसके गाइडेंस देख के। अब देखना, बहुत सारे कंपनीज है जो गाइडेंस देता ही नहीं है उसको। अगर सीईओ को अगर कोई मतलब इन्वेस्टर या एनालिस्ट पूछेगा कि आपका ये गाइडेंस क्या है, वो डायरेक्ट बोल देगा वी डोंट गिव गाइडेंस, या फिर कुछ भी ऐसे बोलेगा कि जाके वो गाइडेंस नहीं देगा। बट जो अगर बहुत अच्छा कर रहा है ना, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो हमेशा गाइडेंस देगा। उससे हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई, इसका एस्पिरेशन हाई है। जैसे स्काई गोल्ड बोल के एक कंपनी है, ये भी मैं अपने चैनल में कवर किया, आप जाके देख सकते हो। तो इसका भी अगर आप देखोगे ना, तो ये बोल रहा है कि नेक्स्ट 2.5 से 3 साल में अपने रेवेन्यू को 3x कर देगा। मतलब कि मान लो 40, 50, 55, 60% के आसपास का सीएजीआर में अपना वॉल्यूम वैल्यू ग्रोथ करेगा, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब मतलब आप बहुत सुपर डुपर आप बुलिश हो, राइट, आपका एस्पिरेशन बहुत हाई होना चाहिए। अच्छा, अभी आता है कि एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल का क्या फायदा। तो देखिए,
कोई भी इंडस्ट्री जब नेसेंट स्टेज में होता है ना, तो उसका एक बहुत फास्ट ग्रोथ आता है। या फिर कुछ कुछ इंडस्ट्री होता है जो इंडस्ट्री इटसेल्फ या फिर मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर पॉलिसीज के कारण या फिर ऐसे ही डेमोग्राफी के कारण बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे एआई एआई तो आज से 10 साल पहले भी उतना नहीं था, इवन 5 साल पहले भी बहुत नेसेंट स्टेज में था। बट अभी अगर देखोगे ओपन एआई जैसे जो भी कंपनीज है जो चैट जीपीटी बनाता है, उसका वैल्यूएशन में कोई मतलब ये नहीं है, वो रॉकेट की तरफ उसका वैल्यूएशन ऊपर की तरफ जाता है। सेम वे में एनवीडिया आप देख लीजिए, एनवीडिया जो एआई का मेन जीपीयूज है उसके लिए चिप्स बनाता है, और सारे जो बिग बिग कंपनीज है एप्पल माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह उससे चिप्स लेता है। तो उसका भी वो क्योंकि एआई फील्ड में कर रहा है और एआई एक नया फील्ड है जो कि पूरा डिसरप्ट कर सकता है, तो उस फील्ड में जो भी कंपनीज अच्छा कर रहा है उसमें एक आउटसाइज्ड रिटर्न बनने का पोटेंशियल रहता है। ये हुआ नंबर वन। अभी नंबर टू आता है। जैसे मान लीजिए ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर पहले क्या था, पूरा आईसी इंजन बेस्ड था, फिर धीरे धीरे ईवी आके एक एक करके कंपोनेंट उसमें डिसरप्ट कर रहा है। अभी उसमें पावर ट्रेन वगैरह भी ईवी का सेपरेट आ गया, बैटरी सारा कुछ नया नया आ रहा है। मतलब ईवी में जितना, और ऊपर से क्या गवर्नमेंट भी लेट से ईवी को पुश कर रहा है क्योंकि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है। तो इस टाइप के सिनेरियोज में आप देखोगे ईवी सेक्टर में अगर कुछ अच्छे कंपनीज है ना, तो उसमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनने का संभावना रहता है। और कंपेयर टू मतलब बैंकिंग और एफएमसीजी जो कि ऑलरेडी बहुत मतलब पुराने सेक्टर्स है और एक स्टेडी पेस में ही ग्रो हो सकता है, राइट। तो ये एक चीज हुआ। और ये इन सब चीजों के लिए ना मतलब न्यू इनोवेशन जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी कोई कंपनी अगर एक न्यू इनोवेशन लेके आ गया जिससे मेरा पास्ट में जैसे भी मेरा हो रहा था उससे मेरा लेट से 10 टाइम्स बेटर हो रहा है या 5 टाइम्स बेटर हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉम्पिटिटर्स मेरे से नहीं कॉम्पीट कर पाएगा। तो उसमें क्या है, वहां पे भी एक लार्ज मार्केट पोटेंशियल नजर आता है। तो यही है केडिया जी का मतलब मेन इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा के उनके जो लेटेस्ट पोर्टफोलियो है, ये जो लाइन है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है आपका जून 2024 का। मतलब जून 2024 में ये अतुल ऑटो का ऑलमोस्ट 21% इसके पास है। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग का 1.34% इसके पास है। मतलब होल कंपनी का इतने परसेंट, आप समझ रहे हो ना। अभी यहाँ पे सिर्फ वही कंपनीज को दिखाया गया है जहाँ पे जिस कंपनी का 1% से ज्यादा स्टेक विजय केडिया के पास है, क्योंकि उसी में वो शो होता है। बाकी तो आपको मतलब इस वीडियो से अगर कुछ जानने को मिला, कुछ वैल्यूएबल मिला, तो आप ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। थैंक यू।